एक सूखे पड़े हुए गंदे नाले में ढेर सारा कबाड़ होता है और उस कबाड़ को इकट्ठा करने वाले जब कुछ कबाड़ी वहाँ पे पहुँचते हैं और उस कचरे के ढेर को हटा हटा करके उसमें से प्लास्टिक की बोतलें और सामान को जब वो अपने थैले में रख रहे होते हैं, तभी अचानक से कुछ कबाड़ हटाते हटाते उनको एक पैर नज़र आता है इंसान का। वो घबरा जाते हैं और जब पूरा कबाड़ धीरे धीरे साफ़ करते हैं उसके बगल का, तो एक 25 से 30 साल की महिला की बहुत बदबू देती हुई लाश नज़र आती है। वो घबरा करके तुरंत फ़ौरन पुलिस को इत्तला करते हैं और पुलिस मौके वारदात पे जब पहुंचती है तो पुलिस वहाँ पे और कबाड़ को जब इधर उधर हटाती है तो देखती है कि ना सिर्फ वहाँ पे एक महिला का लाश है, उस लाश के जस्ट बगल में एक 6 महीने की छोटी सी बच्ची की भी लाश पड़ी हुई है। अब ये दृश्य देखकर पुलिस भी हैरान है कि आखिर इस तरीके से एक महिला और एक छोटी सी बच्ची को मारकर इस नाले में, इस कबाड़ के ढेर में कौन छुपा सकता है। फिर दूसरे दिन जब पुलिस वहाँ पे खोजबीन कर रही होती है तो उसे उस लाश जहाँ पे मिली थी वहाँ से कुछ ही दूरी पे एक 15 साल की और लड़की की लाश मिलती है। पुलिस फिर हैरान, जहाँ वो सोच रही थी कि ये डबल मर्डर केस है, वहाँ उसको ये ट्रिपल मर्डर केस नज़र आने लगता है। अब उसे ये समझ में आ जाता है कि कोई तो है जो अपना जुर्म छुपाने के लिए वो कातिल कत्ल करके इस कूड़े के ढेर में लोगों को ला करके फेंक रहा है। फिर उसके बाद पुलिस छानबीन करना शुरू करती है और अगल बगल के पुलिस स्टेशन में ये मैसेज पहुंचवा देती है कि क्या हाल फिलहाल के दिनों में कोई महिला या छोटी सी बच्ची या एक 15 साल के लगभग की लड़की के गायब होने की कोई रिपोर्ट दर्ज है किसी थाने में। मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आज की जो मैं आप लोगों को क्राइम स्टोरी सुनाने के लिए लेकर आया हूँ वो स्टोरी काफ़ी दिलचस्प है और इस स्टोरी में जो कातिल है वो ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ता है जिससे पुलिस उस कातिल तक पहुंच पाए। तो स्टोरी शुरू करने से पहले साथियों, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे आज नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आप जिस चैनल पे आए हैं बिल्कुल सही चैनल पे हैं, क्योंकि आप क्राइम स्टोरी सुनना पसंद करते हैं, इसीलिए आप यहाँ तक आए हैं। तो हम इस स्टोरी को अब आगे बढ़ाते हैं। दरअसल पुलिस के सामने अब एक बहुत बड़ा सवाल ये था कि इस तरीके से मर्डर करके यहाँ पे फेंकने वाला कौन है, और इन तीनों का शिनाख्त हो नहीं सकती थी क्योंकि चेहरा इतनी बुरी तरह से ख़राब हो चुका था कि पुलिस पहचान नहीं पा रही थी कि आखिर ये औरत, ये छोटी सी बच्ची और ये 15 साल की लड़की ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। किसी को इसका फ़ोटो भी दिखा करके किसी से ये पूछा ही नहीं जा सकता था, किसी को शिनाख्त करने के लिए फ़ोटो दिखाया भी नहीं जा सकता था, इतनी बुरी तरह से चेहरा ख़राब हो चुका था। तो पुलिस क्या करती है, आसपास के इलाके में, दरअसल दोस्तों ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ ये उत्तराखंड के देहरादून की घटना है। आसपास के पुलिस स्टेशन में ये मैसेज भिजवा देती है कि क्या हाल फिलहाल हफ्ते भर के अंदर किसी औरत के या छोटी सी बच्ची के या 15 साल की लड़की के गायब होने की कोई रिपोर्ट दर्ज है। लेकिन पुलिस को ये जानकर बड़ा जो है दुख होता है कि ऐसा देहरादून के अगल बगल के पुलिस स्टेशन में ऐसा कोई रिपोर्ट ही नहीं लिखवाई गई। तो पुलिस क्या काम करती है, पूरे उत्तराखंड में ये मैसेज भिजवा देती है कि कहीं तो रिपोर्ट दर्ज होगी। लेकिन पूरे उत्तराखंड में भी जब ये मैसेज चला जाता है हर एक पुलिस स्टेशन में, तो वहाँ से भी कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आता। सारे पुलिस स्टेशन के पुलिस ये कहती है कि ऐसा कोई हाल फिलहाल में रिपोर्ट दर्ज है ही नहीं गुमशुदगी का। तो पुलिस उत्तराखंड से सटा हुआ जो उत्तर प्रदेश है उसके इलाके जैसे कि देहरादून, जैसे कि आपका मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, बिजनौर है, यहाँ पे जब वो मैसेज भिजवाती है तो सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से तो ऐसी कोई सूचना नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, बिजनौर से एक ऐसी सूचना मिलती है कि एक महिला के और एक छोटी सी बच्ची के और 15 साल की एक लड़की के गायब होने की खबर है। अब पुलिस को थोड़ी सी तसल्ली मिलती है कि चलो अब इस छानबीन को आगे बढ़ाया जाए कि क्या जो वो महिला गायब हुई है, जो बच्ची गायब हुई है और जो 15 साल की लड़की के गायब होने की खबर है, वो इन तीनों से मैच खाता है कि नहीं। तो फिर उसके बाद पुलिस जब छानबीन करना शुरू करती है तो पता चलता है कि बिल्कुल
वहीं उम्र है, वहीं लगभग लंबाई चौड़ाई कद काठी है, वो सारा चीज़ है। ऐसा जब उसे पता चलता है और जिसने रिपोर्ट लिखवाया था उसके द्वारा भी सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, तो पुलिस आगे की कार्रवाई करना शुरू करती है कि आखिर कातिल कौन है, किसने इनको मारकर यहाँ पे फेंका है। तो जिस नाले के पास ये लाश मिली हुई होती है वहाँ पे पुलिस फिर से जाती है, फिर से रिसर्च करने के लिए जाती है कि कुछ तो सबूत मिल सके जिसके सहारे हम आगे बढ़ें और कातिल तक पहुँच सकें। तो इस बार जब पुलिस उस नाले के पास पहुँचती है, दरअसल वो जो नाला होता है वहाँ पटेल नगर बड़ो वाला नाम से वो नाला है, पटेल नगर नाम है। वहाँ पे अगल बगल ढेर सारी फैक्ट्रियाँ हैं और वहाँ बगल में एक सूखा नाला पड़ा हुआ है। तो इस बार पुलिस के हाथ लगता है एक बैग, जिस बैग पे ब्लू डॉट कुरियर करके एक स्टिकर लगा होता है। और जैसे ही पुलिस उस बैग को ओपन करती है तो उस ओपन करने के बाद बैग के अंदर मिलते हैं औरतों के कपड़े, छोटी बच्ची के कपड़े और उस 15 साल की जो लड़की थी उसके कपड़े। तो अब पुलिस श्योर हो जाती है कि एग्जैक्टली जो रिपोर्ट वहाँ पे लिखवाई गई थी उसी औरत के ये दोनों जो हैं बच्चियाँ हैं और उन्हीं के सारे कपड़े हैं। फिर पुलिस छानबीन करते करते पहुँच जाती है एक फैक्ट्री के गेट के पास, और उस फैक्ट्री के गेट के पास उसे टिकट मिलता है, 2 टिकट मिलता है, बस का टिकट होता है। और वो बस का टिकट होता है और पुलिस सोचती है बस के 2 टिकट। फिर फैक्ट्री के अंदर जाती है, तो फैक्ट्री के अंदर जब जाती है तो वहाँ पे वो देखती है कि जो घटना स्थल पे जहाँ पे लाश मिली थी वहाँ पे जो बैग था ब्लू डॉट कुरियर कंपनी करके, वहीं स्टिकर लगा हुआ एक और बैग यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब पुलिस को पूरा शक हो जाता है कि हो ना हो जो कातिल है वो इसी कंपनी में काम करता है या इसी कंपनी के इर्द गिर्द ही कहीं बिलोंग करने वाला है। अब पुलिस उस जो टिकट मिलती है वो सरकारी बस का होता है, गवर्नमेंट जो बस स्टॉप होता है वहाँ पे जाती है। वहाँ जा कर के जब सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो पुलिस को 23 जून 2024 के दिन एक बस से 3 लोग उतरते हैं। एक महिला उतरती है 25 से 30 साल के लगभग, और एक अपने गोद में लिए हुई 6 महीने की बच्ची, और उसके साथ एक 15 साल के लगभग की लड़की थी। तो पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि यही औरत है। और ये औरत कहाँ से आई थी? ये दरअसल औरत आई थी बिजनौर के नाहटौर से, वहाँ से इसने टिकट कटाया था देहरादून के लिए। तो देहरादून के लिए जब आती है बस से यहाँ उतरती है, तो उतरने के बाद एक व्यक्ति आता है मोटरसाइकिल से और वो आ कर के इनको पिकअप करके लेके चला जाता है। अब पुलिस के हाथ धीरे धीरे सबूत लगना शुरू हो गया था। वो अगल बगल की फैक्ट्रियों में ये चीज़ सबूत पता करते करते जब पहुंचती है उसी फैक्ट्री के पास जिस फैक्ट्री के सामने वो टिकट मिला था, तो वहाँ पे अंदर जब तलाश करती है तो खोजते खोजते उसे वो जो सीसीटीवी फुटेज में मोटरसाइकिल दिखी थी, वो जो उसका नंबर दिखा था, वही मोटरसाइकिल पुलिस को इस फैक्ट्री में नज़र आ जाती है। और जब इस फैक्ट्री में नज़र आ जाती है तो पुलिस का जो शक था वो 100% यकीन में बदल जाता है कि अब कातिल इसी फैक्ट्री में काम करने वाला है। अब पुलिस उस फैक्ट्री पे धावा बोल देती है और वहाँ के मालिक से कहती है कि मैं आपके सभी एम्प्लॉइज़ को बुलाना चाहता हूँ, सभी एम्प्लॉइज़ से पूछताछ करना चाहता हूँ। अब सभी एम्प्लॉइज़ को बुलाया जाता है, पुलिस अब अपना कार्रवाई स्टार्ट करती है और वो धीरे धीरे करके सारे लोगों से पूछती जाती है तो एक व्यक्ति ऐसा उसमें मिल ही जाता है। वो कहते हैं ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका, मिल गया वो जिसकी पुलिस को तलाश थी। वो भी बिजनौर का रहने वाला था, यहाँ पे काम कर रहा था और उसका नाम था हसीन। साथियों कितना गजब का नाम था उसका, हसीन नाम था। और जब वो पकड़ा जाता है और उससे पुलिस पूछताछ करती है तो वो पहले तो पुलिस को बुरी तरह से बरगलाने की कोशिश करता है, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं ये नहीं हूँ वो नहीं हूँ। लेकिन पुलिस जब अपने आप पे आती है, शक्ति दिखाती है, तो वो सारा का सारा अपना जुर्म कबूल करता है कि हाँ मैंने ही ये मर्डर को अंजाम दिया है। पुलिस उससे पूछती है क्यों किया तुमने ऐसा, क्या तुम्हारा रिश्ता था उन लोगों से जिनको तुमने मारा और क्यों मारा। तो जो बात वो बताता है दोस्तों, दरअसल हुआ क्या था
कि नाहटौर की रहने वाली एक रेशमा नाम की औरत थी जो शादीशुदा थी। उसकी एक बच्ची थी जो 15 साल की जो बच्ची है, आप लोगों ने इस कहानी में सुना। और उसके बाद ये जो हसीन नाम का व्यक्ति था, ये तलाकशुदा था। इससे उसका चक्कर हो जाता है, इससे उसका रिलेशनशिप हो जाता है और ये सब चोरी चोरी चल रहा होता है। और ये कभी कभी जब गांव जाता है बिजनौर, तो वहाँ पे इन लोगों के बीच अच्छा खासा अपना संबंध था। तो ये फिर आ जाता था देहरादून काम करने के लिए। तो इस तरीके से फ़ोन पर भी काफ़ी बातें होती थी इन लोगों के बीच में। फिर कुछ दिनों के बाद इसकी दूसरी बच्ची पैदा हो जाती है और उसके बाद ये उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हारा मेरा अफेयर है, मैं अपने पति को छोड़ दूँगी, तुम एक काम करो, तुम जो है अपने पास ही मुझे बुला लो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। तो ये क्या करता था, जो हसीन नाम का व्यक्ति था, इसको बार बार टालता रहता था कि नहीं नहीं नहीं, अभी जो है कि रूम नहीं मिल रहा है, अभी तुम अपने पति के साथ ही रहो, सही समय आने पर मैं तुम्हें बुला लूँगा। इस तरीके से करके उसे टालता रहता था। लेकिन एक दिन ये रेशमा पूरी तरह से जो है कि उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दी थी कि नहीं, मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी, तुम्हें मेरा खर्चा उठाना पड़ेगा, तुम्हारे साथ रहूँगी, अपने पति को तलाक देना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे यहाँ आ रही हूँ। जब बहुत परेशान कर देती है ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये हसीन जो व्यक्ति है उसने ये सारी बातें पुलिस को बताई थी। तो वो व्यक्ति प्लान करके उसे बुलाता है कि चलो ठीक है, आ जाओ, हम लोग एक किराए का रूम देखते हैं और उसी रूम में सेटल हो जाएंगे। लेकिन उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो इनको बुला ही रहा था इनसे सदा सदा के लिए छुटकारा पाने के लिए। फिर ये रेशमा नाम की औरत अपनी छोटी सी बच्ची, 6 महीने की बच्ची को गोद में लेकर के और अपने 15 साल की बच्ची को, लगभग जो 15 साल की थी, उसको लेकर के बस से टिकट कटा के, नाहटौर के रहने वाले थे ये लोग बिजनौर के, और वहाँ से ये देहरादून का टिकट कटा के चल देती है। जब ये देहरादून बस स्टेशन पर उतरती है तो उसको कॉल करती है, वो आता है, इनको पिकअप करके लेके जाता है और जहाँ रह रहा होता है वहीं पे इनको रखता है। ये 23 जून को वहाँ पे पहुँचते हैं और ये जो वारदात है, ये 24 जून की रात को ये वारदात अंजाम देता है। और वो करता क्या है कि जब रेशमा अपने बच्चों सहित सो जाती है, तो सोने के बाद ये रेशमा को तकिए से इसका गला घोंट देता है और उसे सदा सदा के लिए मौत के घाट उतार देता है। अब जब रेशमा को मार देता है तो अब तो एक 15 साल की बच्ची बची और एक छोटी सी बच्ची, और फिर उसके बाद वो उस छोटी सी बच्ची को भी, ये बेरहम जो अभी अभी इस दुनिया में आई थी, उसे दुनियादारी का पता तक ना था, उसको भी मार देता है। फिर उसके बाद 15 साल की बच्ची का भी सांसें रोक करके उसको भी समाप्त कर देता है। और फिर कंपनी में जो कूड़े का ढेर था उसी में इनको छिपा देता है, एक फोम में लपेट करके, ताकि किसी को पता ना चले, कोई बदबू न आए। क्योंकि ये कई सालों से उस कंपनी में काम करता था, तो उसको पता था कि कौन व्यक्ति कहाँ पे आता जाता है, उस अनुसार वो कचरे के ढेर में छिपा देता है। फिर उसके बाद किस्तों में करके धीरे धीरे 2 दिन में करके, कुछ 24 तारीख को, कुछ 25 तारीख को, वो लाशों को ले जा करके वहाँ पे कचरे के ढेर में, जो बगल में सूखा पड़ा हुआ गंदा नाला था, वहाँ पे दबा देता है। फिर उसके बाद इस सारी घटना वो बताता है कि मैंने ऐसा किया, इससे छुटकारा पाने के लिए किया, क्योंकि मैं परेशान हो चुका था, इसलिए मैंने इस जुर्म करने का कदम उठाया। तो अब दोस्तों, ये पुलिस के हाथ आपको पता है कितने लंबे होते हैं। वो पूरी की पूरी कहानी को इस तरीके से, जितने भी डॉट्स थे, कनेक्ट होते गए और फिर लास्ट में कातिल को पकड़ लिया और उस पर आगे की कार्रवाई करने के लिए उस पर भेज दिया गया है। तो इस तरह से साथियों, आज की रही ये क्राइम स्टोरी। तो आज की इस कहानी में बस इतना ही दोस्तों। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आजकल ये इस टाइप से मर्डर केस क्यों बढ़ते जा रहे हैं। आप लोगों ने हमें इतना समय दिया, इसके लिए आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।